तो मैंने अभी आपको जो भी बताया वो सब आपकी नोट्स में लिखा है, बस एग्जाम्पल मैं वही एक्सप्लेन करूंगा जो आपकी नोट्स में है, इसलिए मैंने डायरेक्ट नोट्स को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या है कि पहला फूड चेन क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन। मैंने कहा ना, इसी को प्रीडेटरी फूड चेन भी कहते हैं। अब आप बोलोगे सर इसका भी तो शॉर्ट फॉर्म पीएफसी ही निकल रहा है। अरे निकल रहा है, कन्वेंशनली पीएफसी हम लोग पैरासिटिक फूड चेन को ही कहते हैं, बोल रहा हूँ तो बोल तो रहा हूँ। ठीक है, तो ये चेन स्टार्ट होता है स्मॉल साइज प्लांट से और जाता है किधर की तरफ, लार्ज साइज एनिमल की तरफ। ये पहचान है किसकी, ग्रेजिंग फूड चेन की। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, ग्रेजिंग फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है प्रेडेशन के थ्रू, और एनर्जी का ट्रांसफर बड़ा फास्ट होता है। ठीक है, स्मॉल साइज प्रोड्यूसर से लेके लार्ज साइज एनिमल की तरफ जाता है। चलिए एग्जांपल देखिए, एक देखते हैं ग्रासलैंड में और एक देखते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, क्योंकि जीएफसी तो दोनों जगह चलता है ना। एक्वेटिक इकोसिस्टम का तो मेन फूड चेन ही जीएफसी है, लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे भी तो पीएफसी जीएफसी चलता है। ठीक है, तो देखिए ये प्रोड्यूसर है, और आपको पता है कि सोलर लाइट का ये 2 to 10% ऑफ पावर यूज करता है। सब बात पहले हो चुकी है लाइट में। हेलो, लाइट एबाइटिक फैक्टर बात हो चुकी है बहुत अच्छे से। तो ये प्रोड्यूसर है, 2 to 10% यूज कर रहा है। इसको खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया वल्फ ने, वल्फ को खाया लाइन ने। प्रेडेशन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, सिंपल फूड चेन है, नो डाउट। ठीक है, अब आते हैं एक्वेटिक में। फाइटोप्लैंक्टन है, ये भी प्रोड्यूसर है, ये भी प्लांट है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट है। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर यही है फाइटोप्लैंक्टन। ये भी 2 to 10% ऑफ पावर यूज कर रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए। फाइटोप्लैंक्टन को खा रहा है जू प्लैंक्टन, आप समझ में। ये ग्रेजिंग फूड चेन है। फाइटोप्लैंक्टन का प्रेडेशन किया जू प्लैंक्टन, और जू प्लैंक्टन का प्रेडेशन किया स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश का प्रेडेशन किया शार्क। तो बताओ, ये पूरी की पूरी फूड चेन जो चली अभी, ये पूरी की पूरी फूड चेन प्रेडेशन के थ्रू चली, मगर चली कहाँ, चली एक्वेटिक इको सिस्टम में। तो ये हुआ एक्वेटिक इकोसिस्टम और ये हुआ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नाउ अब आप ये एक एनसीईआरटी की लाइन है, एक मिनट। हाँ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको देखो। इसमें लिखा है इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर मेजर प्रोड्यूसर आर हर्वेसियस एंड वुडी प्लांट। समझ रहे हैं, ये बताया है कि एनसीईआरटी बोलना चाहता है, दोनों जगह का प्रोड्यूसर आपको बताना चाहता है कि लैंड पर और एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन है। तो जाहिर सी बात है, लैंड पर प्रोड्यूसर कौन होगा, ज्यादातर तो हर्ब है, घास फूस वगैरह सब, और कुछ वुडी प्लांट। तो ये प्रोड्यूसर है, यहाँ पे मेजर प्रोड्यूसर यही है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेनली फाइटोप्लैंक्टन है, और इसके साथ कुछ एल्गी और कुछ हायर प्लांट पानी में भी तो उगते हैं, लेकिन मेजर जो है फाइटोप्लैंक्टन है, पानी, और उसके साथ साथ एल्गी भी है और हायर प्लांट भी है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, और ये क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन कहाँ का प्रोड्यूसर है। तो लैंड पर हर्बेसियस प्लांट और वुडी प्लांट, मतलब घास फूस और पेड़ जो ट्री है, वुडी प्लांट। और पानी में फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और कुछ हायर प्लांट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है पैरासिटिज्म के थ्रू। चेन स्टार्ट होता है लार्ज साइज प्लांट से, जो काफी स्टेबल होता है, और शिफ्ट करता है स्मॉल साइज एनिमल की तरफ। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे फूड चेन ऑफ ट्री इकोसिस्टम, ये एक सिंगल ट्री है, और ये भी सोलर लाइट को यूज कर रहा है। लेकिन अब इसके आगे जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, प्रेडेशन के थ्रू नहीं होगा, पैरासिटिज्म के थ्रू होगा। ऐसा कोई बर्ड है जो हर्बीवोर है, लेकिन प्लांट पे एज ए पैरासाइट है, और उस पे कोई इंसेक्ट एज ए पैरासाइट है, यानी कि पैरासाइट ऑफ बर्ड, दैट इज द इंसेक्ट। इंसेक्ट बर्ड पे पैरासाइट और बर्ड ट्री पे पैरासाइट, पैरासाइट पे पैरासाइट। तो ऐसे चल रहा है। ठीक है, नाउ अब आप बोलोगे सर यहाँ पे इसको प्राइमरी कार्निवोर लिखा है, और ये डाउट कल भी एक बच्चों ने पूछा था, मैं बता देता हूँ। देखो, कार्निवोर तो उसी को कहते हैं जो मांस खाता है, हकीकत तो यही है। और ये सच है कि यहाँ पे इंसेक्ट बर्ड का मांस नहीं खा रहा है, उसका न्यूट्रिशन ले रहा होगा। और ये भी सच है कि गाय का बच्चा गाय का मांस नहीं खाता, दूध पीता है, न्यूट्रिशन लेता है। हम भी बचपन में अपने माँ का दूध पिए हैं, मांस नहीं खाया।
बट कई किताबों में आपको कार्निवोर लिख दिया जाता है। अगर ऑप्शन में आपको कार्निवोर मारना पड़ रहा है, टिक मार देना ना, क्या दिक्कत, क्या दिक्कत? अगर ऑप्शन और कुछ है नहीं, वहां पे कार्निवोर बोलना पड़ रहा है तो बोल दो। कल बच्चों ने पूछा था कि सर काल्फ को कार्निवोर बोला गया, आप तो कह रहे थे कि वो मांस नहीं खाता है। सही बात है, टेक्निकली यही सही है कि उसको कार्निवोर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एज पर ऑप्शन अगर उसको कार्निवोर बोलना पड़ रहा है और ऑप्शन सूट कर रहा है, मार देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए ना। अब आप देखिए कि पीएफसी और जीएफसी का जो रूल है वो सारा रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉर्मल फूड चेन है और क्या क्या रूल है एक एक करके आप देख लीजिए। लिंडमैन के 10% एनर्जी फॉलो रूल को फॉलो करता है। नॉर्मली 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल का होता है, और दोनों चाहे जीएफसी हो या पीएफसी हो, दोनों ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, इसीलिए सनलाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। एनर्जी का ट्रांसफर यूवी डायरेक्शनल होता है, कहाँ से, सन से प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। एनर्जी का फ्लो रैपिड होता है क्योंकि एक में प्रेडेशन के थ्रू हो रहा है और एक में पैरासिटिज्म के थ्रू हो रहा है। चाहे ग्रेजिंग फूड चेन हो चाहे पैरासिटिक फूड चेन हो, दोनों सोलर लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। इसमें डिकम्पोजर को कोई जगह नहीं दिया गया है। ये सारे रूल नॉर्मल फूड चेन के। बाद में पता चला कि डिकम्पोजर को भी रोल देना चाहिए, तो उसके लिए अलग फूड चेन बनाया। ठीक है, चलिए ये देखिए जो मैंने बोला ना कि पीएफसी फूड चेन, उसका एग्जांपल मैंने बताया कि एक सिंगल ट्री अपने आप में एक इकोसिस्टम है। मैं इस बात को प्रूव करता हूँ कि एक सिंगल ट्री कैसे इकोसिस्टम। तो देखो ये ट्री हुआ, तो ट्री इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर कौन है? ट्री खुद है, बर्ड भी है और पैरासाइट भी, ये सब तो बायोटिक फैक्टर हो गया। एक सिंगल ट्री अपने आप में इकोसिस्टम, लेकिन इकोसिस्टम होने के लिए बायोटिक फैक्टर भी चाहिए। तो मुझे बताओ, ट्री के आसपास सॉइल नहीं होगा, ट्री के आसपास एयर नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं होगा, लाइट नहीं होगा, तो एक सिंगल ट्री अपने आप में क्या है? इकोसिस्टम। और वो उसमें जो फूड चेन चल रहा है वो पैरासिटिक फूड चेन चल रहा है। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, बाकी आप देख लेना। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक लाइन लिखा गया, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर मोर देन 1। फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोला जाएगा तो प्रोड्यूसर एक से ज्यादा, और ट्री इकोसिस्टम बोला जाएगा तो प्रोड्यूसर एक। कितने लोग समझ गए इस बात को? फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोला जाएगा तब तो वहां ट्री, ग्रास, हर्ब, सर्ब सब ना आ गए, और एक सिंगल ट्री इकोसिस्टम बोला जा रहा है तो एक सिंगल ट्री ही तो है, प्रोड्यूसर एक ही तो है। समझ रहे हो क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं डीएफसी, डेट्राइटस फूड चेन। अच्छा, डेट्राइटस फूड चेन को क्या आप सैप्रोफिटिक फूड चेन कह सकते हैं? बिल्कुल, कहा था ना डिकम्पोजर को सैप्रोफाइट्स, याद है, जो कचरे पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, विवेक कैमरा क्यों बंद रखते हो क्लास में? अच्छा, विवेक का नेटवर्क ही नहीं चल रहा तब से, एरर में चल रहा है लग रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तो ये सैप्रोफिटिक है। हाँ, तो ये देखिए एनसाइटी की लाइन, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बिगिनिंग ऑफ डीएफसी। ऑर्गेनिज्म का मरना डीएफसी की शुरुआत है। चेन स्टार्ट ही होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। अब इसके एग्जांपल में थोड़ा ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं पत्ती टूट जा, टूट गया, एनिमल मर जा, मर गया, दोनों डेट्राइटस बन गया, डेट्राइटस बन गया। अच्छा, डेट्राइटस को प्रोड्यूसर मत बोल देना, ये कचरा है भैया, ये प्रोड्यूसर नहीं है। अरे ठीक है, ये कचरा है, कचरा, ठीक है, तो प्रोड्यूसर नहीं। नाउ इसको डिकम्पोज किया कौन? डिकम्पोजर, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंजाई। तो क्या इसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलोगे? बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि डिकम्पोज करने के बाद इससे एनर्जी लेगा। ठीक है, जितना ले तो 100% सकता है, जितना लेना चाहे उतना ले सकता है, पूरा का पूरा ले सकता है, लेकिन वो लेता नहीं उतना। ठीक है, नाउ अगर ये काम लैंड पर चल रहा है तो फूड चेन वहीं रुक जाती है, उससे आगे नहीं जाती है, नॉर्मली नहीं जाती है, फूड चेन वहीं रुक जाता है। बट मैंने आपको एक दिन बोला था ना, इंसान का कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर देता है। पता चला कि किसी कचरे को डिकम्पोज किया डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर को खा गया इंसान। ले, याद है मैंने एक दिन कहा था आपको कि डिकम्पोजर को खाता नहीं है न्यूट्रिएंट, बोला था, याद है? लेकिन इंसान का कोई भरोसा नहीं, वो तो किसी को भी खा सकता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कचरे को डिकम्पोज कर रहा है फंजाई, मशरूम, मशरूम को खा रहे हो आप, बोलो फूड चेन आगे पहुंच गया ना? तो मैंने क्या कहा, नॉर्मली लैंड पर ये फूड चेन आगे नहीं जाता है, क्योंकि डिकम्पोजर को कोई खाता नहीं है लैंड पर। लेकिन इंसान
मशरूम को अगर खाए फंजाए तो फिर वहां बात तो आगे बढ़ गई। देखो डेट्राइटस, फंजाए उसको क्या किया, डिकम्पोज किया और उसको खा गया इंसान, इंसान सेकेंडरी कंज्यूमर के तौर पे आ गया। तो समटाइम्स ये फूड चेन आगे बढ़ता है, इस बात को मैं इस डब्बा में यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो लैंड पे नॉर्मली ये आगे नहीं बढ़ता है, हाँ हवा में बढ़ सकता है, एरियल में बढ़ सकता है। कैसे? एरियल इकोसिस्टम में डेड मतलब कि नीचे धरती पे डेड लिफ्ट था, उसको डिकम्पोज किया डिकम्पोजर ने, डेट्रीबोर ने, और कई सारे बर्ड उसको खाते हैं, इंसेक्ट मतलब उसको डिकम्पोजर को, कई सारे बर्ड, और उस बर्ड को फिर बर्ड का बाप खाता है। बर्ड का बाप कौन है? हॉक, वो वहां का टॉप कंज्यूमर है। तो ये लैंड पर थोड़ी बढ़ रहा है, ये तो एरियल इकोसिस्टम है ना। मैं कह रहा हूँ नॉर्मली लैंड पर ट्रस्टियल इकोसिस्टम में ये फूड चेन आगे नहीं बढ़ता है, रेयरली ही बढ़ता है। और वो एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया कब बढ़ता है। और एरियल में आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ता है, देख लीजिए आपके साथ डीएफसी। अब आपको डीएफसी पढ़ाने के लिए हम लेके चलते हैं पानी में, आ जाइए पानी में। देखिए डीएफसी, नेचुरल फूड चेन इज वाटर। पानी में कचरा गिरा है, पत्ती गिर गया, एनिमल मर गया, डिकम्पोजर डेटाटेस है। अब इसको डिकम्पोज कौन किया? बैक्टीरिया, फंजाई, प्राइमरी कंज्यूमर। अब इस पानी का, ये लैंड पे नहीं चल रहा है, ये पानी में चल रहा है। अब उसको वहां पे खाने वाले कई सारे ऑर्गेनिज्म है। जैसे एक लार्वा होता है, एम्फिड्स लार्वा, लार्वा होता है, मोलस्का का लार्वा है, उसको खाता है, उसको फीड करता है, डिकम्पोजर को खाता है, बैक्टीरिया फंजाई को खाता है जाकर। निमेटोडा, वो बैक्टीरिया को खाता है। मोलस्का खुद भी बैक्टीरिया को खाता है, लार्वा तो उसका खाता ही है। क्रैब्स बैक्टीरिया को खाता है, फंजाई को खाता है। तो मुझे बताओ ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर है कि नहीं? बिल्कुल है। और इन सब को खाता है स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को शार्क खाता है। और कई तो बर्ड होते हैं जो स्मॉल फिश को उठा उठा के लेके जाके खाते हैं। तो या तो फिश ईटिंग बर्ड या तो शार्क इस स्मॉल फिश को खा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि ट्रस्टियल इकोसिस्टम में डेट्राइटस, डेट्राइटस से डिकम्पोजर, उससे आगे मामला नहीं बढ़ता नॉर्मली। एरियल इकोसिस्टम में डेट्राइटस, डिकम्पोजर, उसको बर्ड, और बर्ड को हॉक, बढ़ता है मामला। आवाजा पानी में डिट्राइटस, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर को खाया कोई लार्वा, मोलस्का का लार्वा, एम्फिड्स लार्वा, या निमेटोडा या क्रेव्स, उनको खाया स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को या तो फिश ईटिंग बर्ड खा लेता है या तो शार्क खा लेता है। तो बता फूड चेन चल रहा है, डेट्राइटस फूड चेन। मुझे पता है आपके मन में आ रहा होगा सर डेट्राइटस फूड चेन तो यहीं तक लग रहा है, आगे तो लिविंग लिविंग चल रहा है, आगे तो लड्डू का रूल फॉलो हो रहा है। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि जो फूड चेन कचरा से स्टार्ट हुआ उसका नाम डीएफसी पड़ेगा। और डीएफसी पार्शियली लैंडमैन को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इनिशियली देखो फॉलो नहीं किया, बाकी आगे तो फॉलो हो रहा है। लेकिन जो चीज पार्शियली फॉलो नहीं हुआ तो बोलो ना फॉलो नहीं हुआ, सीधा सी बात है ना। पार्शियली फॉलो नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना, फॉलो फॉलो नहीं हुआ, सीधा बात है। तो ये बात अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सुंदरवन। सुंदरवन में क्या होता है, मैंग्रोव इलाका है आपको, ठीक है, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन। वहां पे जो भी कीचड़ विचड़ में प्लांट उगे हुए हैं, पत्ती गिर गए। अब क्या सुना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग फूड चेन है। पत्ती गिरना, गिर गए। अब इस पत्ती का डिकम्पोजिशन हुआ, और ये पत्ती का डिकम्पोजिशन किसने किया? वहां के डिकम्पोजर बैक्टीरिया और फंजाई। उसको किसने खाया? एम्फिड्स लार्वा, निमेटोडा, मोलस्का, क्रेवई, और उसको खाया स्मॉल फिश ने। अब रुक जाओ, नॉर्मल लैंड, नॉर्मल पॉन्ड में इस स्मॉल फिश को कौन खाता है? या तो शार्क या तो फिश ईटिंग बर्ड, जो कि नॉर्मल बात है। लेकिन पता है सुंदरबन का फूड चेन क्यों खास है? वहां पे फिश को खाता है टाइगर। कहने का ताज्जुब हुआ ना, ये बंगाली टाइगर है, बंगाली टाइगर। ये टाइगर मछली खाती है, ये बंगाली टाइगर है। बताओ, टाइगर तक मछली खाता है बंगाल में। क्यों पता है? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि ऐसा बंगाली टाइगर में क्या खास है कि मछली खाता है। ये मत बोल देना ममता बनर्जी के सरकार में इसलिए। उसको खाना पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा? सुनना ध्यान से, वहां रैबिट डियर नहीं है, वॉल्फ भी नहीं है, सुंदरबन में ये सब नहीं है। टाइगर है लेकिन रैबिट डियर वगैरह नहीं है वहां पे। मतलब टाइगर का नेचुरल प्रे नहीं है, और उसकी एब्सेंस में वहां के टाइगर मछली खाने के लिए अडेप्ट हो चुके हैं। समझ में आया? इसलिए वो मछली, ये बात मैंने यहाँ लिख दिया। इन सुंदरवन टाइगर फीड्स ऑन फिश एंड क्रैब्स। इवन मछली को भी खाते हैं, और मछली नहीं मिलता तो ये तो क्रैब को भी खा लेते हैं। ले हद हो गया यार, मछली नहीं तो क्रैब को भी खा जाएंगे।
समझ रहे हो क्या? क्रैब इन अब्सेंस ऑफ दियर नेचुरल प्रे, उसका नेचुरल प्रे क्या है? या तो रैबिट मिल जाए, डियर मिल जाए, वॉल्फ मिल जाए, सब नहीं है वहां, इसलिए वो मजबूरी में खा रहे हैं। तो बताओ, सारे एग्जाम्पल मैंने आपको पीएफसी, डीएफसी और जीएफसी का बता देखने बता दिया। नाउ लास्ट में ये बात लिखी है कि डीएफसी एक एक्सेप्शनल फूड चेन क्यों है? इन सारे कारणों से है, ये सारे कारण, और ये सारे कारण नॉर्मल फूड चेन के जस्ट अपोजिट है। जैसे देखो, यहाँ पे ग्रीन प्लांट से स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए सोलर लाइट डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। डिकम्पोजर को जगह दे दिया गया फूड चेन में एज अ प्राइमरी कंज्यूमर, और अच्छा खासा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे गेन किया जा रहा है डिकम्पोजर के द्वारा। 100% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, तो फर्स्ट से सेकंड पे ट्रॉपिक लेवल का लिमिटेशन नहीं है, लड्डू के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। एनर्जी ट्रांसफर फास्ट, सॉरी स्लो है, मगर एनर्जी का अमाउंट ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें डीएफसी से रिलेटेड है। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फूड चेन। देन वही लास्ट में वो बातें कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी मेन फूड चेन है, मेनली इसी के थ्रू एनर्जी फ्लो हो रहा है, और ट्रस्टल इकोसिस्टम में मेन फूड चेन डीएफसी। और इसका कारण आपको यहाँ पे भी लिखा मिलेगा, ऊपर में यहाँ पे लिखा है, और इसका कारण आपको यहाँ पे भी लिखा मिलेगा, उसी का कारण लिख दिया कुछ। ठीक ना? अगर अब मैं आपसे बोलूं कि जंगल में कौन सा फूड चेन मिलता है, अभिषेक जंगल में कौन सा फूड चेन मिलता है? पीएफसी, डीएफसी, जीएफसी, कौन सा? सर फॉरेस्ट में सर जीएफसी, क्योंकि सर लार्ज प्लांट होते हैं इस वजह से। राजेश्वरी, जंगल में कौन सा फूड चेन मिलता है? पीएफसी। विवेक? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना, रट के बैठे हुए लेकिन फंसते हैं वहीं पे। अतीक, जंगल में कौन सा फूड चेन मिलता है? तीनों मिलेगा सर। तीनों मिलेगा? मैंने आपसे पूछा नहीं कि मेनली कौन सा मिलता है। हाँ, ये पूछता कि जंगल में मेनली कौन सा फूड चेन मिलता है, ये अगर मैं पूछ देता, श्योरली आंसर डीएफसी होता, क्योंकि जंगल पानी में तो नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं जंगल में कौन, एक बार बताओ, जंगल है, जंगल में एक सिंगल ट्री कौन सा इकोसिस्टम चला रहा है अभिषेक? एक सिंगल ट्री कौन सा फूड चेन चला रहा है? तो पीएफसी। पीएफसी। बड़े पेड़ के नीचे छोटे घास फूस है, उसको कौन खा रहा है? रेबिडियर कॉर्पेफेल उसको खा रहा है, वॉल्फ प्लान, कौन सा फूड चेन? सर जीएफसी। पत्ता गिरा, एनिमल मरा, डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोजर, कौन सा फूड चेन? डीएफसी। तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जंगल में तीनों फूड चेन चल रहा है, बट मेनली कौन सा चल रहा है? तो आंसर है डीएफसी। तो ये देख लो, यहाँ इन फॉरेस्ट ऑल फूड चेन फाउंड टुगेदर, और यहाँ पे डायग्राम बना दिया गया। हाँ, ये अलग बात है कि डीएफसी में लिंडमैन का रूल फॉलो नहीं होता। ठीक है, चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पानी में कौन सा फूड चेन मिलता है? राजेश्वरी? जीएफसी। फिर से गलती। सर मेनली जीएफसी मिलता है सर। हाँ, अब बताता हूँ कि पानी में कहाँ पे क्या मिलेगा। तो ये लो, मैं आपके सामने समंदर बना रहा हूँ, ठीक है, ये पानी। तो पानी के सरफेस पर जीएफसी चलता है और पानी के डीप में डीएफसी चलता है। कारण समझना, आपको पता है कि पानी में फ्लोटिंग का पूरा फिजिक्स पढ़ते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है तो वो नीचे की तरफ से मतलब कि ऊपर की तरफ तैरता है, ठीक है। और जब वो पूरी तरीके से ये हो जाता है कि अपने बॉडी को ये कर देता है, क्या बोलते हैं, डिकम्पोज होने के लायक हो जाता है, तो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाता है नीचे, सॉइल में जाके नीचे डिकम्पोज होने लगता है, ठीक है। अब ये बात किसकी हो रही है? ये बात उसकी हो रही है जो डेट्राइटस बन चुका है, अभी अभी नहीं मरा है, मतलब डेट्राइटस मतलब कचरा की कैटेगरी में आ रहा है। तो आपको भी पता है कचरा धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो कि ऊपर से मछली मरा, नीचे गिरा, नीचे चला गया, उसको डेट्राइटस बैक्टीरिया फंजाई ने क्या किया, डेट्राइटस बना, उसको बैक्टीरिया फंजाई ने डिकम्पोज किया, उसको खाया। अब सुनना ध्यान से, अब जो पानी में इधर उधर घूम रहे हैं लार्वा
उसको बैक्टीरिया फंजाई को खा रहे हैं, मोलस्का खा रहे हैं। देन पानी में इधर घूमने वाले मछली खा रहे हैं, देन उसको शार्क खा रहे हैं। तब बोलोगे सर डेट्राइटस तो नीचे था। हाँ तो कोई बात नहीं, डेट्राइटस नीचे था। अब डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करने के बाद वहीं पे बैठा थोड़ी रहेगा, वो तो इधर उधर वॉकिंग में है, मूविंग में है। देन उसको खाने वाला भी मूविंग में है, देन उसको खाने वाला मूविंग में है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा डीएफसी आपको दिख जरूर रहा है, लेकिन इसके कुछ ऑर्गेनिज्म उधर सरफेस पे भी जा रहे हैं मजे लेने के लिए, इवन उधर के ऑर्गेनिज्म इधर मजे लेने के लिए आ रहे हैं। तो अब आप देखो कि अगर आप सेपरेटली इसको देखोगे तो डीएफसी है, और अगर आप सेपरेटली इसको देखोगे सरफेस पे, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, शार्क फिश, तो ये जीएफसी है। मगर आप एक साथ देखो कि दोनों इंटरकनेक्टेड है। बोलो क्यों? इस बैक्टीरिया फंजाई को खा रहा, लार्वा, मोलस्का, निमेटोडा वगैरह। तो मुझे एक बात बताओ, इस पूरी मैटर को ये स्मॉल फिश भी तो खा सकता है, और इसको ये शार्क, मतलब कि दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो मुझे एक बार बताओ, समंदर में मिलता दोनों है, डीएफसी जीएफसी। अच्छा पीएफसी पीएफसी नहीं मिलता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब क्वेश्चन वाला जबरदस्ती बोलेगा कि पानी में एक बड़ा सा ट्री है, उस पे इकोसिस्टम चल रहा है और उस पे पैरासाइटिक बर्ड है, तो आप बोलोगे पीएफसी मिल रहा है। समझ रहे हो क्या? अदरवाइज ऐसा होता है कि समंदर में पेड़ उग रहा है। अब जबरदस्ती ऐसा कोई एग्जाम्पल उठा ले तो पानी में पीएफसी मिल जाएगा, अदरवाइज पानी में जीएफसी और डीएफसी, वो भी सरफेस पे जीएफसी और बॉटम में डीएफसी। और ये ऐसा मैंने आपको स्टडी करने के लिए बताया कि ऊपर पर जीएफसी चल रहा है और नीचे नीचे डीएफसी, लेकिन जो इंटरमीडिएट जोन होगा वहां पे दोनों फूड चेन इंटरकनेक्टेड होगा। क्यों? जीएफसी का ऑर्गन नीचे और डीएफसी का ऑर्गन ऊपर आके इंटरकनेक्ट हो रहे होंगे फूड अपटेकिंग के मामले में। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, इन सी बोथ डीएफसी एंड जीएफसी फर्दर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। अच्छा कोई अगर आपसे ऐसा पूछे कि क्यों सरफेस पे ही आप जीएफसी क्यों बता रहे हो और डीप में ही आप डीएफसी क्यों बता रहे हो, उसका कारण क्या बताओगे? बोलो। सोलर लाइट ऊपर है और नीचे नहीं है सोलर लाइट इसके, जीएफसी के लिए सोलर लाइट चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फूड चेन। चलिए यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभिषेक? नो सर। नो सर। प्रतीक? नो सर। का नेटवर्क खराब है तो रिकॉर्डेड देख लेगा। नाउ टाइप्स ऑफ फूड चेन समाप्त हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहले पढ़ाऊंगा कि इकोसिस्टम थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फूड वेव पढ़ाऊंगा। ठीक है, देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लीजिए आप होमवर्क। इकोसिस्टम वाले चैप्टर में आ जाइए। एनसीईआरटी पेज नंबर चलिए आज जो है एनसीईआरटी पेज नंबर 242। ठीक है, यहां पर आपको थर्ड पैराग्राफ से हेडिंग नंबर 14.2 के ऊपर तक यहां तक पढ़ लेना है। ठीक लगाइए। देन आपको आना है पेज नंबर 245 पर, और यहां से पढ़ते पढ़ते आपको पेज नंबर 247 तक चल जाना है, और यहां पर आपको पढ़ना है हेडिंग नंबर 14.4 से, और यहां पर फर्स्ट पैरा तक पर इतना तक पढ़ लेना है। ये जो वाला चैप्टर इकोसिस्टम चैप्टर बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा।
अगले 4 लेक्चर में चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ऑलमोस्ट 4 से 5 लेक्चर में, और उसके बाद टेस्ट लेंगे इकोसिस्टम का। ठीक है, मेरा बीच में तबीयत बिगड़ गया, नहीं तो अभी तक एनाटॉमी भी बहुत दूर तक खिंचा गया होता। ठीक है, और देखिए एक बात ध्यान रखिए, इधर उधर के न्यूज में फंसिएगा, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ये अतीत पुराना बच्चा है, देखा है पिछली बार क्या जी। इधर उधर अभी बहुत सारी अफवाहें उड़ती है, कुछ बच्चे उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, और मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ कि अफवाहों से दूर रहें। अब मैं बता रहा हूँ कि बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर सिलेबस कब खत्म होगा। भैया सिलेबस तो आपका खत्म होगा, ये इतना जान लो आप। ठीक है, और आप बैठ के गिन लेना एक बार चैप्टर का लेंथ और चैप्टर का नंबर काउंट कर लेना, आपका मोर देन 50% सिलेबस एंड हुआ है अब तक। ठीक है, मोर देन बोला है मैंने, और बाकी भी करूंगा मैं, इसका आप चिंता ना करें। लेकिन आप जिस न्यूज को देके उतावले हो रहे हो, उस न्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है। यही टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ दिन पहले कह रहा था कि मई में एग्जाम होगा, यही टाइम्स ऑफ इंडिया कहा था। अगर आपको यकीन नहीं हो तो पेज उल्टा के देख लेना पहले का, यही आर्टिकल पहले भी आया था और उस टाइम कह रहा था कि ये मई में एग्जाम होगा, और यही आर्टिकल अभी कह रहा है कि जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में होगा। कभी नहीं होगा, एग्जाम जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में होगा। प्रैक्टिकली यही डेट संभव है। लास्ट ईयर भी मैंने बोला था बच्चों को, वही हुआ था जो मैंने बोला था, और आप वो देख के उतावले मत हो। और दूसरा बात देखो, सिलेबस आपका समय से पहले समाप्त करेंगे, आपको रिवीजन का पूरा समय देंगे, लेकिन जो रिवीजन का प्लान मैंने बताया है, अगर उसको आप नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको सिलेबस 4 महीना पहले भी खत्म कर देंगे ना, तो आप सिलेक्शन नहीं दे पाइए। सिलेक्शन तब होता है जब आपका सिलेबस आगे बढ़ते जाए और आप पीछे के चीजों को रिवाइज साथ साथ करते चलो, और लास्ट राउंड में जो रिवीजन होता है बड़ी फास्ट रिवीजन होता है, और वो रिवीजन केवल एक ही महीना में करना होता है, मात्र 1 महीना में। वो अगर आप सोच रहे हो कि 2 महीना में करेंगे, 3 महीना में करेंगे, वो इफेक्टिव नहीं होगा। सब प्रैक्टिकली मेरा देखा हुआ है, हर साल बच्चों को देखता हूं। तो ये चीज आप अपना रिवीजन प्लान, आपको मैंने उस दिन बताया था 1 घंटा लगा के, उस रिवीजन प्लान पे चलिए, और इधर उधर के न्यूज को देख के उतावले मत हो जाइए। ठीक है, मैं अदर सब्जेक्ट का तो नहीं पता मुझे, लेकिन मेरी सब्जेक्ट में आप निश्चिंत रहिए, समय रहते आपका सब कुछ मैं करा दूंगा और अच्छे से करा दूंगा, इसका भी चिंता ना करें। लेकिन रिवीजन प्लान जो आपको बताया गया है उस पर आप काम कीजिए, इधर उधर के न्यूज से, अफवाहों से बचे रहें। आपको मैंने कह दिया जुलाई लास्ट में एग्जाम होगा, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होगा, वही होगा। हाँ, आप मान के चल सकते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में जो आर्टिकल आज आया है, लेकिन उसको देख के एकदम अचानक से उतावला नहीं हो जाना है, ये अब तो न्यूज में आ गया। अरे भैया ये सोचा ना, उस न्यूज का क्या वैल्यू, वही न्यूज वाला अभी कुछ दिन पहले बोला था ना मई में होगा, पेपर में आया था कि नहीं आया था कुछ दिन पहले कि मई में होगा एग्जाम। मुझे एक बात बताओ, क्या एनटीए के किसी अधिकारी ने ये सूचना दी आपको? एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला? और मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ, नीट 2022 के लिए एक मीटिंग तक नहीं हुआ अभी तक। तो मुझे एक बात बताओ, जब एनटीए के अधिकारियों ने नीट 2022 के संदर्भ में एक मीटिंग भी नहीं किया अभी तक, तो ये न्यूज आई कहां से कि जुलाई में होगा या फिर जून में होगा? तो मुझे एक बात बताओ, मैंने भी पढ़ा पूरा आर्टिकल, अनुमानित गुप्त सूत्रों से पता। भाई ये गुप्त सूत्र है कौन, पहले मुझे बताओ, कौन देता है ये गुप्त सूत्र? ये है कौन गुप्त सूत्र देने वाला? हाँ, ये होता कि एनटीए के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने ऐसा कहा, तब थोड़ा मानते, बिलीव करते। ना मीटिंग हुआ, ना कोई एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऐसे बहुत सारे न्यूज आएंगे। अभी तो पता चले ना न्यूज़पेपर वालों का, तो मार्च में एग्जाम करा दे नीट का, पता चले तो कल करा दे। ऐसे अफवाहों से बचे रहिए। ठीक है, तैयारी कीजिए, रिवीजन साथ साथ कीजिए। ठीक है, देखिए अभी तक जितना भी चैप्टर मैंने खत्म किया, हर चैप्टर का मैंने टेस्ट लिया है और आपको ऊपर उठने का मौका दिया है। हर चैप्टर का मैंने डाउट डिस्कशन किया है। समय लगता है, मैं आपको
पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, इस बात को स्वीकार कीजिए। आज नहीं कीजिएगा तो कल कीजिएगा। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, सिखाने में वक्त लगता है, मानिए इस बात को। दो टाइप के रेस्टोरेंट होते हैं, जहां पे बना बनाया खाना रखा रहता है, परोसना होता है, और एक ऐसा रेस्टोरेंट होता है जो ग्राहक के हिसाब से खाना बनाता है और उसको परोस के देता है, मैं वो हूँ। हमारे यहाँ सारे मसाले रखे हुए हैं, ग्राहक के हिसाब से खाना बना के हम उसको देते हैं कि कैसे देना है, ग्राहक कैसा है उसको उसी हिसाब से देना है। एक जैसा खाना है, एक ही ग्रेवी सारे खाने में मिला के नहीं दिया जा रहा है, तो समय लगता है इसको, थोड़ा मानिए इस बात को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।